नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने करीब 26 घंटे की रेड के बाद ममता सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर अभी भी ईडी की रेड जारी है। बताया जा रहा है कि एसएससी घोटाले से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के अधिकारी अभी अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर रहे हैं। इस रेड के खत्म होने के बाद और भी रुपए बरामद हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था। ईडी को अर्पिता के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद उनके घर पर भी रेड मारी गई थी। इस लिस्ट में माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण माय गांगुली जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी का बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में कनेक्शन सामने आया है। बता दें कि ममता सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे जब कथित घोटाला हुआ था। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। सीबीआई पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री अधिकारी से भी पूछताछ कर चुकी है। तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से सीबीआई और ईडी को, कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया। पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है। 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का, अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ों रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है, किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी उजागर नहीं होती थी। अब ईडी जो एक्टिव हुई है, मुझे लगता है ये सारी बात सामने आएगी। मंत्री गिरफ्तार। शिक्षा भर्ती घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई। करीबी अर्पिता भी हिरासत में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की। पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। ईडी चटर्जी को कोलकाता ऑफिस ले गई है। हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश और फिर ईडी की एंट्री। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने चटर्जी से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी, क्योंकि वे 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया और अब ईडी के कार्रवाई से ममता गुस्से में और पश्चिम बंगाल में पशुपेश कि आखिर अब आगे कौन कौन गिरफ्तार होगा। चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और भी कुछ उनसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में शुक्रवार रात 11 बजे ईडी की एक टीम पार्थ के घर पहुंची। रात भर पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। ममता
बनर्जी के बिल्कुल दाएं बाएं माने जाते हैं। पार्थ लगातार 5 बार से विधायक हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी से, विनोद शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से। आप तीनों का स्वागत एनवी न्यूज पर। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। इतना पैसा बरामद हो रहा है, लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, और वहाँ टीएमसी के मंत्री के करीबी के घर से 20-20 करोड़ रुपए निकल रहा है। क्या ये ईडी ने लाके डाला है क्या? आप लोगों को तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि इस समय पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है। विपक्ष को खत्म करने की एक पूरी तरीके से एक साजिश है, जिसके लिए जो है तैयार रहता है ईडी, सीबीआई, आईटी और धन बल, ये सारी चीजें इनकी तैयारी में पूरी तरह से रहती है। और विपक्ष कैसे खत्म हो, ये आपने देखा होगा। राजस्थान को खत्म करने की कोशिश किया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में जो है जबरदस्त जो है खत्म किया इन लोगों ने अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। कोई नहीं पूछने वाला कि वहाँ पे 50 विधायक जो है वो बाकायदा पहले गुजरात से लेकर आसाम भाई आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, 20 करोड़ रुपया कहाँ से आया, और इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना? ये तो दो जो कैंडिडेट थे उन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। केंद्र सरकार अगर साथ नहीं होगी तो ये घोटाले कहाँ से होते हैं? घोटाले तो केंद्र सरकार तो गंगोत्री है, पूरी तरीके से सबसे बड़ी गंगोत्री तो घोटाले का केंद्र सरकार है। आज तक ईडी, आज तक सीबीआई, आज तक किसी ने जांच नहीं की कि आखिर इतना पैसा ये 50 एमएलए को खरीदने के लिए कहाँ से आया, कौन स्वीट बुक करा रहा था, किसने चार्टर्ड प्लेट बुक कराया, कोई जांच नहीं होती उसके बारे में। क्यों? क्योंकि सब वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। भाजपा में आ गए तो वॉशिंग मशीन धुले हुए हैं। भाई आप अपना जवाब दीजिए ना। आपके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप भाजपा के ऊपर डाल रहे हैं। मैं अस्थिर करने की कोशिश है, ये हम कहते रहे हैं ना कि कोई जांच कर ले, कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर ले, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कानून तो है ना, देश के अंदर एक कानून नाम की भी कोई चीज है। कानून में जाएगी, वहां जाकर के ये सारी चीज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समझ में आएगा कौन किसका पैसा है, क्या नहीं है। ये तो इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। ये तो चल ही रहा है। ये विपक्ष को खत्म करने की और एक तानाशाही रूप से देश में सरकार लाने की 2024 का डर है और कुछ नहीं है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, कैसे देखते हैं? 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और संजय चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मामला कुछ नहीं है और सिर्फ परेशान कर रही है बीजेपी। सुनिए, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। 20 नहीं 21 करोड़ है जो अभी तक की जानकारी है। 21 करोड़ है, और इसके साथ जो सोना चांदी है वो अलग है, और प्रॉपर्टी की जो कागजात जो मिले हैं वो भी अलग है। तो यहाँ ये सैकड़ों करोड़ों में बैठेगा जाके। अभी तो जांच चल रही है। और सबसे बड़ी तो सुनिए एक बात देखिए, कि आज पता चला है कि गंगा की गंगोत्री के यहाँ क्या हाल होगा। जहां से धारा, गंगोत्री से जो धारा निकल रही है, तो जहां धारा जगह जगह पहुंच रही, वहां ये स्थिति है। तो जहां से गंगोत्री निकली होगी वहां क्या हाल होगा। जब सहयोगियों के, आप सोचिए, मंत्री की सहयोगी हो सकता है, ऐसी सहयोगी और कितनी होगी, उनके यहाँ से इतनी बड़ी जो है ना देश की दौलत, आम जनता का पैसा निकल रहा है। इसी पे तो वहां के राज्यपाल रोक लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? तो इसलिए तो उनको राज्यपाल अच्छे नहीं लग रहे थे। बार बार कह रहे थे राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे। आज पता चला ना कि राज्यपाल क्यों इनके ऊपर बार बार रोक लगा रहे थे। इनके इस तरह के जो है ना कार थे, इस तरह के घोटाले थे, उनको उजागर कर रहे थे। वो ममता जी को अच्छे नहीं लग रहे थे। अभी क्या, अभी तो देखते जाओ और कितने ऐसे निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने वहां सिर्फ बंगाल में लूटा है। लूट, हत्या, बलात्कार, सिर्फ ये हुआ है, और तो बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं है। बंगाल सिर्फ इसी के लिए आज पहचाना जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर वहां है नहीं, आम जनता की कोई सुन नहीं रहा है। बाहर का व्यापारी पहुंच जाए तो उसको लूट लिया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। ये स्थिति है। तो इन्हीं चीजों पे राज्यपाल जो थे हमारे जगदीप धनखड़, इन्हीं चीजों पे कंट्रोल करने के लिए कह रहे थे। वो ममता जी को अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार जो है ना आमने सामने उनके खड़े हो जाती थी। पिछली बार भी देखा जब इनके एक मंत्री सीबीआई ने पकड़े थे,
तो ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई आगे दिखाने के लिए पूरा अपना तामझाम लेके। और आज इतना कुछ पकड़ने के बाद भी इनके जो वक्ता है वो किस तरह का घटिया मजाक कर रहे हैं कि सुनने वालों को भी शर्म आ जाएगी। अरे घोटाले आप कर रहे हो और ना बीजेपी का ले रहे। बीजेपी ये कर रही थी, अरे पहले अपने आप को सुधारिए कि इतना पैसा पकड़ा गया है, इसका जवाब दीजिए, तर्क करिए, कुतर्क मत करिए, तर्क पे आइए ना, बताइए कि ये पैसा कहां से आया है। एक सहयोगी के यहाँ से निकल रहा है, ऐसी सहयोगियां अभी कितनी निकलेंगी उनके अभी तो देखते जाइए। ठीक है संजय जी, मैं आऊँगा आपके पास, एक बार क्रम पूरा हो जाए मैं आऊँगा आपके पास। विनोद शुक्ला जी, देखिए 2 कैंडिडेट्स ने अपनी याचिका लगाई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने जहाँ सीबीआई जांच का आदेश दिया, सीबीआई ने इसको मनी लॉन्ड्रिंग आर्थिक अपराध का मामला माना, तो ये जांच ईडी के पास चली गई, ईडी ने ये सब कार्रवाई की। अब ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार और भाजपा कर रही है इसमें, तो ये पक्ष कैसे सामने आ रहा है? देखिए, आसान सा तरीका होता है कि आप पर कोई आरोप लगे और आप अपने वहाँ जो भी विपक्षी है उस पर आरोप मढ़ दीजिए और उसमें नाम जो एजेंसीज का दे दीजिए कि ये एजेंसीज ऐसे कर रही हैं। लेकिन ये तो कोर्ट के निर्णय के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है ना, और रिकवरी हुई है, इसको आप कैसे नकार सकते हैं? तो रिकवरी और भदौरिया जी सही कह रहे थे कि रिकवरी एक छोटे मंत्री के एक सहयोगी से इतनी रिकवरी हुई है, तो जो फाउंटेन हेड है जहां इसका स्रोत है वहां कितने पैसे होंगे और कमाई कितनी हुई होगी, ये लगातार जारी है। इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत पहले से, उसमें नारद घोटाले और बहुत सारे कितने घोटाले हैं उन पर ना चर्चा की जाए, आज बड़ी रात। तो ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब पर जबरदस्ती अगर आप इनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको सप्रेस किया जाएगा, और अगर आप विरोधी पार्टी के हैं तो आपको मार दिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसका ही नतीजा है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी, ज्यादातर लोग वेस्ट बंगाल से बड़े बौद्धिक लोग माइग्रेट कर गए हैं और वहां पर वोट बैंक के नाते बांग्लादेशियों को बताया जा रहा है। ये एक बड़ा उसका हिस्सा है। भ्रष्टाचार और इस तरह के क्राइम, गुंडागर्दी के चक्कर में वहाँ से जो लोग हैं, ज्यादातर आप देखिए बेंगलोर, इस तरह के बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ से लोग भाग करके या नौकरी की तलाश में, इसलिए कि वेस्ट बंगाल में कुछ है ही नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बिजनेस लगाइएगा तो कोई चलने नहीं देगा, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था, आप सोचिए ना, सीबीआई का आदमी इंक्वायरी करने जाता है तो वहाँ टीएमसी के लोग या टीएमसी सपोर्टिंग पुलिस उनको कब्जे में ले लेती, उनको पकड़ के गिरफ्तार जैसा कर लेती है। हालांकि सेंट्रल एजेंसी के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन कितना मतलब ये फेडरल लॉ को नकारने वाले लोग, संविधान की शपथ खा करके कहने वाले, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर करप्शन को लेकर के आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा, इस तरह की चीजें होंगी। अब ईडी वाले भी सुरक्षित वहां से जांच करके वापस आ जाएं तो उनको शुक्र मनाना चाहिए। और भ्रष्टाचार पर मुझे तो ये लग रहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब इतना छोटा सा भ्रष्टाचार का मामला निकल पाया है। अगर वहाँ फेयर जांच हो तो भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले निकलेंगे, इतने, इसलिए कि होने नहीं देते हैं। जो भ्रष्टाचार का मामला उठाएगा उसको उसके खिलाफ वहाँ की सरकार, वहाँ के जो गूंस हैं, टीएमसी समर्थित लोग और जिहादी, ये बड़ा मुहिम चलाते हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। अब सरकार या बीजेपी या बाकी लोग किस तरह से इस मामले को हैंडल करते हैं ये उनके लिए कहना है, लेकिन जो हम मुझ जैसे लोग जो समझ पाते हैं, चाहे वहाँ जा करके देख करके चुनाव के समय, चुनाव के बाद, या वो उससे यही लगता है कि स्थिति वेस्ट बंगाल की बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के करप्शन तक। जी ठीक है। संजय जी, क्या लगता है कि ये भी भाजपा से मिले हुए हैं क्या? अगर इन्होंने अपना पक्ष रखा है, इन्होंने मुझे लगता है नहीं,
बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात बताया है। ये 10 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं एक तरीके से। अच्छा। तीसरी बार लगातार जनता हमारे को चुन करके लेकर के आई है। पहली बार चुन करके हम 185 सीट पे आए, दोबारा 211 में पहुंचे, इस बार 230 पे पहुंचे हैं। हमारे सांसद लगातार जो है चुन करके चले आ रहे हैं। जनता को वो भरोसा दिया क्या आपने? सुन लीजिए पूरी बात। अब इन्होंने जब ये बोलते हैं आप नहीं बोलते बीच में, हम बोलते हैं तो आप लोग बीच में बोलते हैं। अरे भाई पूरी बात सुन लीजिए। क्या करें, ये पूरी तरीके से 10 करोड़ जनता की बेवकूफी को बेवकूफ समझ रहे हैं, उनको ये अपमान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को अपमान कर रहे हैं। बांग्लादेशी का नाम लेकर के, रोहिंग्या के नाम लेकर कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? पहले ये बता दीजिए बांग्लादेशी आते कहाँ से है? क्या बांग्लादेश में टीएमसी का जो है वहाँ बॉर्डर पे जितने हैं वह टीएमसी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वहाँ बीएसएफ लगी होती है। रोहिंग्या अगर आए हैं तो रोहिंग्या कहाँ से आए हैं? क्या रोहिंग्या को इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई है या हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार लेकर गए? वहां पे बीएसएफ लगा हुआ है। बीएसएफ किसके हाथ में है? बीएसएफ केंद्र सरकार के हाथ में। ये बार बार बोलता हूँ, बांग्लादेशियों को रोकने के लिए आपने 50 किलोमीटर के दायरे तक जो है बीएसएफ को लगवा दिया। आपने कहा किस लिए क्या कहा कि वहां पहले 15 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर तक आप भेज दिए। आपने कहा था कि आप वहां से ड्रोन से लोग जो है वो आते हैं, ड्रोन के थ्रू जो है चीजें आती हैं। तो रोकने का काम बांग्लादेशियों का है। बांग्लादेशी आज सब जगह पे है। कौन ऐसा शहर है जहां पे बांग्लादेशी नहीं है? जितने कूड़े बीनने वाले आते हैं आपके घर के सामने 95% बांग्लादेशी है। किसको रोक लिया आप लोगों ने? आप सिर्फ और सिर्फ एक नरम मुद्दा पकड़ लेते हैं क्योंकि बांग्लादेश बंगाल के साथ टच में है, और उसका मुद्दा पकड़ के बांग्लादेशी बोल के। कितने बांग्लादेशी है वहां पे? 80% बांग्लादेशी है क्या? कि वहां पूरा एक तरह से पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों में आ गया है? कैसी बातें बोलते हैं? अपमान मत करिए जनता का। इसीलिए यही बात होती है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं इसलिए भरपूर वोट ममता दीदी को मिलता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कानून की व्यवस्था का वो है, मैटर है, और इसकी जांच हो जाए, अच्छी तरीके से जांच हो जाए। फिर मैं ये पूछूंगा कि अभी 16 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, 5 दिन के अंदर वो पहली बारिश में बह क्यों गया? 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट था, एक बारिश झेल नहीं पाया, 6-6 फुट के गड्ढे हो गए। ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये पैसा किसके पास गया? किसने भ्रष्टाचार किया? केवल इंजीनियर ने तो नहीं किया होगा, ठेकेदार ने तो नहीं किया होगा, ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। पिछले 8 साल में मुझे एक मंत्री बता दीजिए भाजपा का जिसके ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई हुई हो, जिसके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई हुई हो, जिसके ऊपर आईटी की कार्रवाई हुई हो। ये सब वॉशिंग में धुले हुए लोग हैं, इनके पास नहीं जाती है, लेकिन भाजपा के बाहर जो जाता है इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। ये एक पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ कैप्टन आई सिंह जी। नहीं बिल्कुल है, मैं पूछ लेता हूँ ना भाई। कैप्टन आई सिंह जी, ये एक सवाल संजय चक्रवर्ती पूछ रहे हैं कि पिछले 8 साल में भाजपा के किसी भी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जसवंत जी, कार्रवाई तो तब होगी ना जब कहीं वो गलत होगा, क्योंकि भारत भाजपा का ये चरित्र ही नहीं है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ना कि आज 8 साल में एक भी अगर हमारे मंत्री पे, चाहे केंद्र का हो चाहे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी मंत्री पे, किसी भी विधायक पे कोई आरोप नहीं लगा है। और जब यही सुने तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, आप देख रहे थे उनकी सरकार होते ही डेली नया एक घोटाला निकल के आ रहा था। मगर हमारे 8 साल में तो कोई निकल के नहीं आया है तो आप लाइए, हम उसकी जांच कराएंगे। आपको मना कर रहे, बिल्कुल कराएंगे। आप लेके तो आइए, बताइए कि यहाँ पर ये इस मंत्री ने, इस विधायक ने ये घोटाला किया, बिल्कुल उसकी जांच, मगर पुख्ता सबूत लेके आइए। कीचड़ मत उछालिए, क्योंकि कीचड़ उछालने की आप लोगों की आदत ज्यादा है। आप पुख्ता सबूत लेंगे तो हमारा जो देश का प्रधानमंत्री इस टाइम है, यशस्वी जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, वो किसी को नहीं बख्शते, अपना हो या पराया हो। उन्होंने एक ही बात कही थी, न खाएंगे और न खाने देंगे। तो जो फकीर आदमी एक धोती कुर्ता में इतने बड़े हाउस में पड़ा रहता है, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उस ईमानदार महात्मा के बराबर आप लोग कभी हो ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उसकी पैरों की रज भी लगा दोगे ना आप लोग, तो आप पवित्र हो जाओगे, आपकी बुद्धि सुधर जाएगी। भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की, जिस तरह से आप लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार नहीं चल रही। इस तरह की सरकार तो पाकिस्तान में चल रही है, जहाँ लूट मची है, जनता की कोई सुन नहीं रहा है।
हालत बहुत बुरी है। इस तरह की सरकार अब पाकिस्तान में चल रही है, हिंदुस्तान में नहीं चल रही। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा इनको एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसके पहले बीजेपी में थे, 5 साल तक कैबिनेट मंत्री थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी छोड़ा, उसके ऊपर ईडी क्यों लगाई आपने? क्यों लगाई आपने ईडी? 5 साल तक वो क्रीम खाते रहे, मलाई खाते रहे, आपने उनके पीछे ईडी नहीं लगाई। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, आपने उसके पीछे ईडी लगा दी, आपने उनके नौकरों पे ईडी लगा दी। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करिए, जब तक वो तृणमूल कांग्रेस में थे, आपने उनके पीछे जो है सामान से लेकर के आप सब गिरफ्तारी की आपकी तैयारी थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए, उनके सारे पाप धुल चुके हैं। अरे मान लीजिए गंगोत्री है, बागी रहे फकीर की, जो फकीर की बात कर रहे हैं, जो दिन में 6 कपड़े बदलता है वो आपको फकीर बताते हैं। आपको कैसी बात करते हैं सर? दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है, सब देख रही है, लेकिन बोल इसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि बोलने के लिए बोलेगा क्या? जो चलेंगे मेहमानों के पास। आई के सिंह जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी वहाँ पर कर रही है उसको आपके ऊपर डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये नहीं छुपाया जा सकता कि 20 करोड़ रुपए कैसे बरामद हो गए? सुल जी, आपने तो शुरू से देखा होगा कि इनकी कार्यशैली किस तरह की है। वो कहते हैं ना, जब जहाँ मुखिया ही चोरों को और अपहरणकारी, बलात्कारी, भूमाफिया इनको जब सहारा देने लगे, तो आप सोचिए कि वहां की स्थिति क्या हो। तो मुखिया ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे जो मंत्री अगर कहीं गलत किसी आरोप में फंस रहे हैं तो उनको हम थोड़ा डांट डपट के उनको रास्ते पे लाए। नहीं, उनको बचाने के लिए जरूर साथ रखते हैं। और ये हमारी बात करते हैं, हमारे यहाँ किसी पे आरोप लगता है तुरंत उसको जो है ना, तुरंत पहले तो पद मुक्त किया जाता है, उसके बाद जो भी दंडित कार्रवाई होती वो भी होती है। मगर हमारे तभी हम आज देश की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे 20 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता है। इसलिए जो हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम इस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से कीचड़ उछालने तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कीचड़ कितने उछाल रहे हैं। अभी आपने मैं सुनिए, 2 सेकंड और लूंगा, 2 सेकंड और लूंगा। अभी आप देखा ये राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने कितना कीचड़ उछालने की कोशिश करी। एक जो है ना आदिवासी महिला भी जो हम लेके आए, तो कितना इन लोगों ने बोला वो तो योग्य नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं, क्या क्या कहा, जबकि वो एक पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। काफी समय से वो एक पार्षद से लेके, एक नगर निगम का पार्षद होता है, वहां से लेके आप देश की प्रथम महिला बनी है। यहाँ तक पहुंचने वाली महिला पे भी इन्होंने आरोप लगाए। तो ये लोग वो है कि ये सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, बाकी कोई करेगा तो गलत है। हम चोरी भी करें तो भी अच्छी है, अगर कोई अच्छे काम करता है तो भी अच्छा नहीं। तो ये वो उस सोच के लोग हैं। बिल्कुल। विनोद शुक्ला जी 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं पार्थ चटर्जी, और भरोसेमंद इतने हैं कि जब सरकार में नहीं थी टीएमसी तब ये विधानसभा में नेता थे विपक्ष के, उसके बाद से लगातार चुने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को पता नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या इस मामले का? देखिए जी, मुझे लगता है कि जो आदमी बहुत विश्वास पात्र होता है वही इस तरह का काम करने का साहस कर सकता है। इसलिए ये कोई कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, ये एक व्यक्ति सेंट्रिक, व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। ममता बनर्जी उस पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी ही सर्वे सर्वा हैं। तो वो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, तो वहाँ पर जब तक आप विश्वास पात्र नहीं होंगे तब तक इस तरह की चीजें आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए कि और विश्वास पात्र उसके पीछे और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप कई बार इस तरह के लोगों को उत्साह भी देते हैं। मैं दूसरी बात जरूर कहना चाहूँगा। मेरे किसी वक्तव्य पर लगता है संजय जी को थोड़ी सी तकलीफ हुई, और वो ये आ गए कि ये अपमान है जनता का। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल को ही अपना सब कुछ मानते हैं, मेरे लिए तो पूरा देश है, और मेरे देश में
देश के नाते कहीं भी इस तरह की बात होगी। मुझे लगता है कि जो 21 करोड़ रुपए की वसूली हुई है ना, ये बंगाल की जनता के साथ बंगाल का ज्यादा बड़ा अपमान है। इसलिए कि बंगाल की जनता दर दर भटकने के लिए तैयार है, बेरोजगारी के कारण वो दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर है, और सरकार के मंत्रियों के सहयोगियों के यहाँ से इस तरह की वसूली की जा रही है। एक बात। दूसरा ये कि 50 किलोमीटर की दूर का ज्यूरिसडिक्शन बीएसएफ को दे दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस की नाकामयाबी थी। पुलिस जैसे ही बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन से दूर जाती थी, सह देते थे, मदद करते थे। तो सरकार को ये करना सरकार की मजबूरी है। एक और बात है, भ्रष्टाचार के नाते भ्रष्टाचार पर किसी को कोई वो नहीं करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि 75-76 एमएलएज हैं, 70 एमएलएज हैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल में। देखिए, एमपी लैड, एमएलए लैड में बहुत सारा भ्रष्टाचार खबर आती है। 2-4 को गिरफ्तार करवाइए, आप भी जवाब देने के लिए। एक और बात बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र में 2.5 साल अघाड़ी की सरकार थी। अगर ऐसा लगता था, उसके पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, 2-4 लोगों को गिरफ्तार कराना चाहिए था। राजस्थान में गिरफ्तार करवाना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में करवाना चाहिए था, जहाँ सरकारें थी। और इस तरह की बातें की स्टेट पुलिस आपके पास है, आप भी कीजिए, आपको किसने रोक रखा है। लेकिन जब आपके पास जवाब ना हो तो ये कहना कि सरकार हमको, केंद्र सरकार हमको टारगेट कर रही है। भाई, आपके बस में था ना, आपने वाइस चांसलर की जिम्मेदारी से राज्यपाल को मुक्त कर दिया। मैं उसके लीगल उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो आपका अधिकार था, आपने किया, लेकिन आपने कर लिया ना। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाइए, लोगों को 2-4 लोगों को अरेस्ट कीजिए और इनको आईना दिखाइए, बीजेपी को या जहाँ जो लोग हैं उनको आईना दिखाइए। लेकिन भ्रष्टाचार से आरोप का जवाब ये कि आप भी भ्रष्ट हैं बिना किसी बात के, ये नहीं चलेगा। और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ये आप बंगाली सेंटिमेंट के नाम पर बंगाल का चुनाव जीत जाइए, लेकिन आप गोवा इसी सेंटिमेंट के चक्कर में हारे हैं और जमानत जब्त हुई है। इससे बचिए, देश की बात कीजिए। चुनाव तो बार बार आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल में है, लोग जाने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि वहां जाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जिस तरह की स्थिति है। इस डर को खत्म कीजिए, बड़ा वो दिखाइए। 3 बार का मैंडेट है, आपको और ताकतवर के रूप में उतर चाहिए। लेकिन एक बात मैं और बोल दूं, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी के लोग न केवल छोड़ के जा रहे हैं, आज भी इस तरह की खबर आ रही है कि वो गांगुली मैडम है जो राज्यसभा में थी, वो भी जाने के लिए तैयार है, 1-2 और नेता जाने के लिए तैयार है, अर्जुन सिंह। तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया टीएमसी के सामने। बीजेपी उसका खामियाजा भुगत रही और भुगतेगी भी। लेकिन आप, जिसको सरकार की जिम्मेदारी है, जो संविधान की शपथ लेकर के जन जन की हिफाजत की जिम्मेदारी करते हैं, उनको अगर उनकी पॉलिटिकल किलिंग हो रही है तो आप पर प्रश्न किया जाएगा और आप आंसरेबल हैं। आप मैं वेस्ट बंगाल का नहीं हूं, जिस भी प्रदेश से मैं आता हूं, लेकिन देश के नागरिक के होने के नाते आपको प्रश्न करने का मेरा अधिकार है। जी संजय जी, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रश्न ऐसा नाजायज है या कोई इसमें शब्दों का इस्तेमाल गलत है। ये तो पूरी तरह से सही प्रश्न है और आपको जवाब देना चाहिए इसका, क्योंकि आप बीजेपी को रहने दीजिए। आप तो खुद माटी मानुष की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर ये हताहत नहीं होता नारा जब ये 20 करोड़ रुपए आप देखते हैं। इसको जायज़ मानते हैं आप 20 करोड़ रुपए जब्त होने को? मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ, ये आखिरी बार बंगाल कब गए थे? अरे भाई, बंगाल गए हैं कभी? अगर गए हैं तो बताइए, आपके साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ है वहाँ पे? किसी तरीके से छीना झपटी हुई है? किसी ने आपको लूटा है? किसी ने आपने कोई FIR दर्ज कराया है? अरे सर, घर में बैठे बैठे बंगाल के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक बार बंगाल जाइए, पहले वहाँ पे घूम करके आइए और आपको फिर वहाँ बताइए वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, कुछ कहना चाह रहे हैं? आ जाएगा। विनोद शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं आपसे। विनोद जी, मैं अपनी बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आपका जवाब लूंगा। सुन लीजिए, मैं जवाब लूंगा आपका। सर, मैं 25 साल पत्रकारिता की है और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है
जहां मैं गया नहीं हूं, और मैं आपकी सूचनार्थ बता दूं, बंगाल में 10 बार से ज्यादा और राजनीति के का विद्यार्थी होने के कारण, राजनीति मतलब भारतीय राजनीति का विद्यार्थी होने के कारण डे टू डे खबर पर रखता हूं। पॉलिटिक्स के नाम पर, पॉलिटिकल किलिंग के नाम पर आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जहां पर कि पॉलिटिकल वर्कर को फांसी पर लटका दिया गया हो। एक प्रदेश का उदाहरण दे दीजिए। आप अपनी बात रखिए, मैं इस पर नहीं पूछूंगा कि आप कभी दूसरे प्रदेश गए हैं, दूसरे प्रदेश में नहीं जाए। आप अपने प्रदेश का ही हाल बता दीजिए। वो मेरा भी उतना ही प्रदेश है जितना आपका प्रदेश है। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा, चाहिए एक बार घूमिए। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, किसी तरह की छीना झपटी हुई है, किसी तरीके से मारपीट हुई है, किसी ने आपको धमकाया है, तो मुझे बताइए उसके बारे में। मैं जानना चाहूंगा कि हाँ भाई वाकई में बंगाल असुरक्षित है। मैं भी इसके बारे में जो है अपनी पार्टी से बात करूंगा कि वहां पे कोई पत्रकार जाता है, उसके साथ जो इस तरह दुर्व्यवहार कैसे होता है। लेकिन देखिए, पहली चीज तो क्या है कि दूर रह के आप जिस तरीके से बीजेपी के प्रोपेगेंडा, आज ही सरकार ने कहा है, आज ही सरकार ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर उनको कुछ भी हुआ, उनके संग हाथ भी लगाया तो फिर अच्छा हाल नहीं होगा। आप कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज हाथ लगाने की बात है। जब गिरफ्तार कर चुके तो हाथ लगाने वाली कौन सी बात है? हाँ। जब गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद जो हाई कोर्ट में या कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये सब कानूनी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई को होने दीजिए। मैं इनसे फिर सिर्फ एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है क्वेश्चन गृह राज्य मंत्री के साथ उनके लड़के ने बाकायदा 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गृह राज्य मंत्री के बाद कितनी कार्रवाई हुई? इस्तीफा लिया गया, संजय जी, पूछा गया, संजय जी, बाकायदा आप पार्थ चटर्जी के अंदर भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए बैठे हैं या अजय मिश्रा टेनी के ऊपर बोलने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आईना दिखाने के लिए बैठा हूँ। मैंने अपनी बात बोली है। सुन लीजिए संजय जी, एक प्रश्न मेरा भी सुन लीजिए। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनके क्या बोलते हैं पत्नी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है। क्या ममता बनर्जी को भी ईडी इंटरोगेट करेगा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तर्क दीजिए, कुतर्क मत कीजिए। ये भाई उसके बेटे को जेल में है, वो जमानत नहीं हुई है, लेकिन उसकी सजा, आप ये बताइए, बेटे के अपराध की सजा में बाप को फांसी दे दिया जाएगा? किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? आप एक बताइए, गृह राज्य मंत्री सेंटर में गृह राज्य मंत्री होते हुए भाई उस पर अलग बहस हम कर लेंगे, लेकिन बहस यहाँ पर यह हो रही है कि पार्थ चटर्जी लगातार भ्रष्टाचार करते रहे और आप उसको दबा रहे हैं। नहीं, आप दबा नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, क्या वो कानून उनके हाथ में था? क्या वो कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे? क्या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे? 3 महीने के अंदर उनको जमानत कैसे मिली? बता दीजिए, 20 करोड़ रुपया बरामद हुआ, कैसे हुआ? 20 करोड़ कैसे मिला? जबकि इनको आईना दिखाया जाता है, इस तरीके से कुतर करना शुरू करते हैं। अरे भाई, किसी के बीच में अरे संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, आई सिंह जी में आ रहा हूँ, संजय चक्रवर्ती जी, 20 करोड़ रुपया कहाँ से आया? कर देते हैं बीच में। आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग अच्छा, ये बता दीजिए 20 करोड़ कैसे आया? विपक्ष को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। जब सुनना नहीं पसंद करते तो डिबेट क्यों कराते हैं? अरे आप भाई, तो मन की बात करते हैं। एक घर में जब 4 लोग रहते हैं, आपने संजय ये क्या भाषा है आपकी? ये क्या भाषा है कि वो बकवास कर रहे हैं? ये क्या भाषा है, बकवास कर रहे हैं? किस तरीके से ये आप उनसे किस तरह बात कर रहे हैं? ये तो गलत बात है। संजय चक्रवर्ती, आप कह रहे हो कि वो बकवास कर रहे हैं सिंह जी, ये क्या बात है? आप खुद सोचिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 20 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बोल कर रहे हैं ना, जांच हो जाए, जांच हो रही है, जांच हो जाए, जाकर के इसको फाइल करिए, कहाँ से आए पता चल जाएगा, किसके पैसे हैं ये पता चल जाएगा। अगर गलत है तो उसके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी।
कैप्टन राय सिंह जी, कैप्टन राय सिंह जी देखिए, फिर एक कार्रवाई जो है शुभेंदु अधिकारी पे जरूर करिएगा। नारदा शारदा घोटाले पे जैसे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 15 लाख रुपए तो उन्होंने भी बाकायदा कैमरे के सामने लिए हुए थे, आज तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बंगाल की तो है ना, मैं बंगाल की बात उठा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन से बाकायदा कौन सा ऐसा पाउडर है जिसमें जो है डुबोते हैं और निकालते हैं, उसके बाद वो गंगोत्री बन जाता है। इनका जो गंगोत्री है ना, ये गंगोत्री का हमें आज तक पता ही नहीं चला किस तरह की गंगोत्री है। ठीक है, ठीक है कैप्टन राय सिंह जी, देखिए ये नहीं बता पा रहे हैं कि पार्थ चटर्जी क्यों गिरफ्तार हुए, 20 करोड़ कहां से आया, ये तो बात ही अलग कर रहे हैं। इनके पास जब सब सवालों का जवाब नहीं होता है ना, तो ये कहाँ भाग के, आपने देखा होगा कि कहाँ पहुंचे जाए। जो आपसे पूछा गया आप उसका जवाब दे दो ना, तो सही है। कहीं भाग रहे टेनी के ऊपर, कहीं भाग रहे, कहीं रोडों में बोले गड्ढे हो गए। अरे ममता बनर्जी के आप घोटालों पे देखिए, जिस दिन से वो बैठी है सरकार लेके, एक नहीं है कितने मंत्री उनके ईडी और सीबीआई की जांच में आ चुके हैं और सबका वो बचाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत नहीं है, अगर जरा सा भी किसी भी मंत्री पे, विधायक पे, इवन कार्यकर्ता पे भी, अभी आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा जी ने हमारी ने अगर कुछ थोड़ा गलत कहा था, हालांकि उन्होंने उत्तर का प्रति उत्तर दिया था, गलत नहीं थी वो, मगर फिर भी पार्टी को लगा कि गलत है, तुरंत उनको जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये कहते हैं अनुशासन। आपके यहाँ मर्डर कर दो तो कोई अनुशासन नहीं है, 20 करोड़ वसूली हो रही है तो कोई अनुशासन नहीं है, पक्ष में खड़ी है। तो ये पार्टी नहीं चल रही है, ये प्राइवेट एक लिमिटेड सरकार चल रही है पश्चिम बंगाल में, कि जो आपके खिलाफ बोले उसको मार दो, घर जला दो, जितना लूट सकते हो लूट लो। अगर आपके खिलाफ अगर कोई राज्यपाल अगर कुछ कहता है तो राज्यपाल को बोलने मत दो, उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है और ना ही सिद्धांत वाली कोई सरकार है। ममता बनर्जी एक केंद्र में रह के गई है, ये भी नहीं कोई नौसिखिया है, बहुत पुरानी नेता है, और ये सब चीज उनकी सरकार में हो रहा है तो उनको कतई ही ये चीजें शोभा नहीं देती है। नहीं है, आज कोई केजरीवाल जैसा करे तो बात भी मान ली जाए कि जिनको जो है ना अनुभवहीन है वो तो आए ही झूठ बोल के हैं। मगर ममता बनर्जी एक बहुत पुरानी नेता है, कांग्रेस से निकली हुई नेता है। मगर किशोर जी हमें एक और चीज कहना चाहेंगे कि कांग्रेस से जो भी निकला है, आप उस स्थिति भले ही वो अपनी अलग पार्टी बना ले, मगर वो भ्रष्टाचार, लूट, इन चीजों से कभी दूर नहीं हो पाए। उन्हीं में से एक ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकली हुई है। पार्टी ठीक है उन्होंने बना ली, आम जनता बन, जब केजरीवाल को जिसने 100% दिल्ली में रह के झूठ बोला कि हम लोकपाल लाएंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज केजरीवाल 12 करोड़ का स्विमिंग पूल बना के उसमें नहाते हैं। तो वो तो इस तरह के ये जो लोग हैं ये उस तरह के हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता इनके बहकावे में आ जाती है और इनकी सरकार बनवा देती। फिर जनता का ये क्या हर्ष करते हैं वो आज बंगाल में दिखाई दे रहा है। ठीक है विनोद शुक्ला जी, देखिए संजय चक्रवर्ती, मैं आ रहा हूँ संजय जी, मैं आ रहा हूँ। विनोद शुक्ला जी देखिए, संजय मैं एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विनोद शुक्ला जी, संजय चक्रवर्ती ने एक सवाल उठाया कि बीजेपी शासित राज्यों में ईडी का कहीं कोई छापा नहीं पड़ा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ईडी के छापे नहीं पड़े हैं तो ईडी को उसका इनपुट मिलना चाहिए ना। मैंने तो अपने पिछले जवाब में कुसुम जी यही कहा कि भाई आपके पास अगर इस तरह के मसले हैं जहां पर आपको लगता है कि बीजेपी का कोई नेता इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल था, तो अभी 2-3-4 जगह ऐसे हैं जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश थे और वहां पर दूसरे राजनीतिक दलों का शासन है। तो उन दलों को बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसके खिलाफ FIR दायर करना चाहिए और
केंद्रीय एजेंसियों को रिकमेंड करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और नहीं मानते हैं ये सीधे तौर पर, तो अदालत का रास्ता खुला है। और जैसे यहाँ पर मामला अदालत के बाद सीबीआई को सौंपा गया था, इन लोगों को अदालत में जाना चाहिए और जा करके अगर इस तरह के मामले हैं तो ईडी सीबीआई सबसे इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर ये बोलेंगे कि ईडी भी पक्षपातपूर्ण है, वो पक्षपातपूर्ण है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। टेनी के बच्चे को, लड़के को 3 महीने बाद जमानत मिल गई, लेकिन एक बड़ा वर्ग सक्रिय हो गया इसी नाते कि उसको जमानत गलत मिली है और उसको पक्षपातपूर्ण है, ये है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत कैंसिल कर दी। भाई लोग सक्रिय हुए ना, तो अब ये गलत है या सही है, उसके साथ न्याय हुआ अन्याय हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना निर्णय लेने के लिए। तो ये इस तरह के मामलों में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या अदालत या बाकी सारे जगह जाते हैं? अगर इनको भ्रष्टाचार की कहीं भी भाजपा के शासित पूर्व प्रदेशों में या अभी किसी मामले में लगता है, और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार में रहने वाले लोगों, मंत्रियों और के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है। आप ध्यान कीजिए 2014 के मामले से पहले लगातार बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। उस तरह के मामलों को उजागर करना चाहिए और उजागर करके बीजेपी सरकार को बेनकाब करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि नहीं ये भ्रष्ट है और आपके पास कोई अपनी बात को प्रूव करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई चीज नहीं होगा, तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। इसीलिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है विपक्ष को। विपक्ष की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इसीलिए हो गई है कि विपक्ष कोई सब्सटेंसिव एविडेंस, मैं कह रहा हूं आप मत दीजिए, आप पत्रकारों को ही बताइए, उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए कि बीजेपी यहाँ भ्रष्टाचार कर रही है, 10 जगह छपेगा, अपने आप संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप, मैं कहूं कि ये भ्रष्टाचार है, मैं कहूं कि किसी को नाम लेकर के, लेकिन अगर मैं उस पर सबूत न प्रस्तुत कर पाऊं तो मेरी ही क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। और यही क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पूरे विपक्ष की होती जा रही है, जो अच्छी भी नहीं है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। और इसी कारण कई बार जो ये बात उठाते हैं इनको लोग अनसुना कर देते हैं। अब एक मैं और आप बात कह दूं, छोटा सा, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का ही है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार धनखड़ साहब हैं। धनखड़ साहब को इन्होंने एब्स्टेन टीएमसी कर रही है। अब एब्स्टेन जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाया था वेस्ट बंगाल की सरकार पर, उसको एब्स्टेन कर रही है। अब इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये कि ये इन्होंने कोई समझौता किया है जिसके तहत ये एब्स्टेन कर रहे हैं। दूसरा बात ये आ रही है कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना रहे हैं। अब ये दोनों चीजें अगर खबरों में हैं तो इनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये जिहादियों मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ महबूबा मुफ्ती को बनाना चाह रहे थे अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, या इन्होंने कोई समझौता किया है। तो ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इन्हीं तरह की चीजों से आती है। अब ये एक्सप्लेन टीएमसी करेगी, हम आप नहीं करेंगे। हम आप तो इस तरह के प्रश्न ही कर सकते हैं। मैंने इसीलिए दोनों पक्ष रखा, दोनों जानकारी पब्लिक डोमेन में है। तो आप मुंह से बोलते रहिए बिना किसी प्रमाण के, तो आप साबित नहीं कर पाइएगा। और साबित कीजिए, अगर आपके पास है तो एफआईआर कीजिए, कोर्ट जाइए। किसने रोक रखा है आपको? जी संजय चक्रवर्ती जी बोलिए आपको मौका है पूरा, बोलिए, कोई नहीं आपको रोकेगा, लेकिन बोलिएगा ऐसा कि आप इधर उधर मत घुमाइएगा, सीधा जवाब दीजिएगा। इन्होंने अभी जो है बात की आपके पीडीपी के लोग लेकर के, इनके साथ 2.5 साल तक मलाई खाई किसने? जब मलाई खा रहे थे 2.5 साल तक भाजपा की सरकार, तब तो वो जो है देशभक्त थी, तब वो मुस्लिम नहीं थे, तब वो हिंदुस्तानी थे। अब जैसे ममता बनर्जी ने उनके बारे में बात किया तो वो जो है देशद्रोही हो गए, वो तुष्टीकरण में आ गए। अरे किस तरीके से बात करते हैं भाई, 2 तरह की बातें मत किया करिए। जो काम इन्होंने पहले ना किया हो, 2.5 साल तक मलाई खाते समय, तब तो वो सब ठीक ठाक थे, एकदम बिल्कुल एकदम राष्ट्रभक्त थे। और जैसे ही मलाई खत्म हो गई
तो अब वो जो है तुष्टीकरण शुरू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बातें बोल करके सिर्फ और सिर्फ आपने पत्रकारिता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक मुद्दा दे रहा हूँ, बुंदेलखंड में जो 15,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस वे बना है वो 4 दिन में आपके यहाँ पे जो मंत्री जो विधायक है उन्हीं की जांच करवा लीजिए, एमपी मैं इनको एक मुद्दा दे रहा हूँ जाकर के इसके बारे में पत्रकारिता ही अगर स्वच्छ पत्रकारिता में कहा ना कि आप बताइए, हम बता रहे हैं आपको कि बुंदेलखंड में 5 दिन के अंदर जो विकास का जो बहुत बड़ा मॉडल बताया गया था वो 5 दिन में, 1 हफ्ता नहीं चला, 5 दिन में वो ढह कैसे गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 15,000 करोड़ ये देश की संपत्ति है, ये देश की संपत्ति, ये किसके जेब में गया, कितना गया, इसके बारे में एक बार जांच करिए, पता करिए कि आपके घर से 20 करोड़ बरामद हुए हैं, आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं भाई। 2014 नहीं, आपके घर से 20 करोड़ बरामद हुए हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। 2014 के पहले इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। मुझे बताइए 2G 3G कोयला घोटाला, ये घोटाला, उन घोटाले में कितने लोगों की जांच हो रही है, कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। केजरीवाल पे इन्होंने कहा झूठ बोल करके सरकार में आए, तो आप ये बताइए 15 लाख रुपए कहाँ गए, कहाँ है? वर्ल्ड में 100 स्मार्ट सिटी बताने की बात करते, हम कह रहे हैं वर्ल्ड में कोई भी 100 सिटी उठाइए तो उसमें से एक इंडिया का नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। आपने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई चप्पल में बैठेगा, आज 12% तो हवाई चप्पल पे आपने टैक्स लगा दिए। आज दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने रोटी पे टैक्स लगाया, जिसने दूध दही की देश बहने वाला, आपने उस पर टैक्स लगाया कब? आपने सावन पे लगाया, आपने बीफ पे नहीं लगाया, आपने मटन पे नहीं लगाया, आपने चिकन पे नहीं लगाया, लेकिन आपने शाकाहारी भोजन जो गरीब आदमी भोजन करना था आपने उनके ऊपर टैक्स लगा के बैठा दिया, GST लगा के बैठ गए। अभी आप कहेंगे वो आपने कहेंगे वो आम आदमी उससे हुआ था, तो आम सहमति और सर्वसम्मति में फर्क होता है। निर्मला सीतारमण ने जो ट्वीट किया था कि आम सहमति से हुआ था, आम सहमति से होना नहीं, सर्वसम्मति से होना चाहिए था, सारे व्यक्ति को मोहर लगनी चाहिए थी। ये सब चीजें खुलासे होते नहीं है। दुनिया जहां के वादे करके आप आए थे, सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ, किसका विकास हुआ, ये बारे में आप बताते नहीं हैं। आप जितने भी मुद्दे आप लेकर के आए थे, कहा है आपके घर से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, कहा है सबको मकान। आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल को कह खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। आपके यहाँ लोग घरों में, आपके यहाँ लोग घरों में जिंदा जलाए जा रहे हैं, आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं भाई। आप ये बताइए कहाँ पे नहीं जलाए गए? हाथरस कांड कहाँ नहीं हुआ? कहाँ पे जो है आप उन्नाव का बताइए, हाथरस का बताइए। संजय जी किलिंग्स को मत जस्टिफाई कीजिए। संजय जी, 2 बात, एक तो ये कि मैं बीजेपी मलाई खा रही थी तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप मुझे मलाई खाने से मत जोड़िए, बीजेपी से प्रश्न कीजिए कि बीजेपी मलाई खा रही थी, और मैं तुष्टीकरण के लिए तुष्टीकरण पर बोलूंगा और ये मेरा अपना अधिकार है। दूसरा ये किलिंग को जस्टिफाई मत कीजिए। अगर हाथरस की किलिंग है और आपकी किलिंग है, किलिंग होती है। अगर हाथरस में किलिंग हुई, सुन लीजिए, अगर हाथरस में किलिंग हुई तो आपकी किलिंग शुद्ध नहीं हो गई, आपकी किलिंग शुद्ध नहीं हो गई, हाथरस की किलिंग और आपसे आपकी किलिंग शुद्ध नहीं हो गई। जीव जंतु भी हाथरस की किलिंग से आपको, हाथरस की किलिंग के बाद आपको हत्याओं का लाइसेंस नहीं मिल गया है, ये गलत आर्गुमेंट है, ये गलत आर्गुमेंट है, लेकिन एक गलत आर्गुमेंट है। हाथरस की किलिंग के बाद आपको हत्याओं का लाइसेंस नहीं मिल गया, लाइसेंस नहीं मिला है, का लाइसेंस आपको नहीं मिल गया। हम किसी तरीके से लाइसेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल वे से जस्टिफिकेशन की बात भी कर रहे हैं कि आप कोई भी इंसान मरे, चाहे वो बंगाल में मरे, चाहे केरल में मरे, चाहे जम्मू कश्मीर में मरे, वो कोई भी इंसान अगर मरता है ना, दुख सबको होता है, दर्द सबको होता है, लेकिन उस पर राजनीति मत करिए। राजनीति करके जो है आप सिंपल वे से आप उसको राजनीति लेकर के आ रहे हैं, उसका जवाब सुनना पड़ेगा। 20 करोड़ बरामद हुआ है, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं आप। मैं कितनी बार बताऊं कैप्टन आई सिंह जी, कितनी बार बताऊं, कितनी बार इस बात को पूछेंगे आप उससे? मैं बार पूछना पड़ेगा। 20 करोड़ बड़ी रकम है भाई, हर बार मैं बताऊंगा, जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार बोलूंगा। कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना काम कर रही है, करने दीजिए। कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना काम करेगी, उनको करने दीजिए। इसके बारे में न मैं बता सकता ना कोई और बता सकता है, ये ईडी बता सकती है, ईडी से जाकर के पूछिए, जाकर के ये तो पता होगा ये कहां से आए, आपने कहां से इकट्ठा किए थे इतने पैसे? कहां से आए तो मैंने थोड़ी ना देखा है कहां से आए हुए हैं।
मैंने देखा थोड़ी ना है, ये भाई कहाँ से आए हुए हैं, ये तो पता चल जाएगा। दूध का दूध, सरकारी पानी का पानी हो लिफाफों में जाएगा। पैसे जांच मिले, होने आप देख दीजिए ना। लीजिए। आप न्यूज चैनल को जो है इस तरीके से आप कोर्ट मत बनाइए, अदालत मत बनाइए। इसको जो है बहस को बहस रहने दीजिए। आए कहाँ से ये मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ कि कहाँ से आए हैं। तो फिर आप ये तो बताएगा, अपना जवाब तो ये नहीं कोर्ट दे रहे ना बताएगा, भाई जब कि 20 अदालत करोड़ होगी। रुपए 20-20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं सरकार में, और आप ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पैसा, आप माँ माटी मानुष की बात करते हैं, वहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। पहले खुद का घर भी तो साफ कीजिए, कितनी बार पहले खुद का घर भी साफ कीजिए भाई। लिख करके दो, नहीं कितनी बार बताइए, लिख करके दूं, लिख करके दे दूं कि कानून काम करे, ईडी काम करेगा? कैसे, किस तरीके से बताया जाए आपको? किस तरीके से आप सुनना पसंद आप करेंगे? मानने को तैयार नहीं है, आप मानने को तैयार नहीं है कि आप भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। कैप्टन आई सिंह जी, संजय चक्रवर्ती जी, विनोद शुक्ला जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। टीएमसी गहरे भ्रष्टाचार पर अपनी ममता बरसा रही है और आरोप लगा रही है केंद्र पर और ईडी पर। अब देखना ये होगा कि आगे और क्या मामले में नया खुलासा होता है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।